उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम जानते हैं निजी बैंक क्या होते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक की क्या है। वे बैंक जिनमें निजी क्षेत्र का 51% से अधिक का स्वामित्व या नियंत्रण होता है। वे बैंक जिनका 51% से अधिक का नियंत्रण या स्वामित्व निजी क्षेत्रों के पास होता है उसे हम निजी क्षेत्र के बैंक बोलते हैं। जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब हमारे क्या है, निजी क्षेत्र के बैंक है। निजी क्षेत्र के बैंकों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पुराने बैंक और दूसरा नए बैंक। अब ये पुराने बैंक क्या है, हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो बैंक स्थापित हुए थे वे निजी क्षेत्र के बैंक थे, लेकिन वर्ष 1969 में 1969 में और 1980 में 1980 में क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया हुई थी जिसमें 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहला 1969 में 1969 में 14 बड़े बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, तथा 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस प्रकार ओवरऑल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो राष्ट्रीयकरण के पश्चात जो बैंक बचे उनको क्या बोला गया, जो बैंक निजी क्षेत्र के बच गए उनको बोला गया पुराने निजी क्षेत्र के बैंक। ठीक है, जिन्हें पुराने बैंक कहा जाता है। दूसरा हमारा है नए बैंक। अब ये नए बैंक क्या है, एलपीजी सुधार के बाद यानी 1993 के बाद जो बैंक स्थापित हुए निजी क्षेत्र में उनको बोला गया नए बैंक, यानी निजी क्षेत्र के नए बैंक। तो इस प्रकार 1993 के बाद निजी क्षेत्र में स्थापित सभी बैंक क्या हुए, हमारे नए निजी क्षेत्र के बैंक। 1993 के बाद जितने भी निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित हुए उनको नए निजी क्षेत्र के बैंक बोला गया। वर्ष 2015 में RBI द्वारा NBFC के दो नए बैंकों को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया गया। वर्ष 2015 में RBI द्वारा दो NBFC बैंकों को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया गया, यानी उन्हें निजी क्षेत्र के बैंकों में शामिल किया गया। और वो कौन थे, एक था हमारा बंधन बैंक जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, और दूसरा है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक। अब हम एक नया टॉपिक समझते हैं, AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जो RBI द्वारा घोषित है तथा जो वित्त मंत्रालय के क्या है, अधीन है, यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो क्या है, जो देश भर में यानी जो देश के वित्तीय नियामक निकायों का एक समूह है। वित्तीय नियामक निकायों का क्या है, एक समूह है, जिसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक प्राथमिक डीलर और दूसरा क्या है हमारा NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, इसको हम डिटेल में भी जानेंगे। ठीक है, तीसरा जो हमारा है विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक। विकास बैंक को भी हम 5 भागों में बांटते हैं, नाबार्ड। और नाबार्ड को हमने आपको पढ़ा दिया था डिटेल में पिछली क्लासेस में, आप वहां से पढ़ लेंगे नाबार्ड के बारे में। यहाँ सिर्फ उसके बारे में बताएंगे कि कब उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पहला हमारा नाबार्ड हो गया, दूसरा हमारा सिडबी हो गया, एक्जिम हो गया, तीसरा चौथा जो हमारा है वो क्या है, NHB, और पांचवा हमारा है DFI। तो अब इनको डिटेल से समझते हैं। प्राथमिक डीलर ये क्या होते हैं, इसकी शुरुआत 1995 में हुई। इसको RBI द्वारा प्रत्यक्ष लाइसेंस प्राप्त है, यानी प्राथमिक डीलर होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, किसी को NBFC होना चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको RBI द्वारा प्रत्यक्ष लाइसेंस प्राप्त है, किसे, प्राथमिक डीलर को, PD को, प्राइमरी डीलर को, जो क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति को क्रय करके बाजार में विक्रय करना। यानी ओवरऑल इसका क्या काम है, सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय करना। इस प्रकार का उसको लाइसेंस प्राप्त है। प्राथमिक डीलर को RBI और भी बहुत सुविधाएं देता है, जैसे वह बाजार में, पहले तो हम जानते हैं सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय कर सकता है, वो OMO का संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की जो प्रक्रिया है उसके संचालन में भाग लेता है। तीसरा हम देखते हैं कि वह ई-कुबेर प्लेटफॉर्म तक उसकी क्या है, पहुंच है। हमने बताया था RBI जो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करती है, ई-कुबेर। जितनी भी RBI जो चीजें होती हैं उनका जो उपयोग करती है, किसके माध्यम से करती है, कोई भी निवेश होता है या बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी कुछ भी जो होता है उसको ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करती है, संचालित करती है। तो इनकी जो पहुंच होती है, किनकी, प्राथमिक डीलर की, वो ई-कुबेर प्लेटफॉर्म तक इसकी पहुंच होती है। दूसरा लाभ, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में भी इनकी क्या है, भागीदारी होती है। तो ये हमारे क्या है, प्राथमिक डीलर। दूसरा हमारा है विकास बैंक। अब विकास बैंक के बारे में जानते हैं, लास्ट में हम NBFC के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले विकास बैंक जानते हैं और उसके प्रकार जानते हैं ये क्या है। विकास बैंक की जो स्थापना है वो संसद में पारित विशेष कानून या अधिनियम के द्वारा होता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वैधानिक, यानी ये सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं हम जानते हैं वे संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन संविधान में प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि सांविधिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन प्रत्यक्ष रूप में संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी वे संविधान के नियम और कानून और आदर्शों को पालन करते हैं, यानी संसद में पारित नियम या कानूनों के द्वारा, या संसद में पारित जो कानून होते हैं, अधिनियम होते हैं, उनसे बनते हैं। ठीक है, उसको सांविधिक संस्थाएं बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की क्या है, वैधानिक संस्था है, जिसे सांविधिक संस्था बोलते हैं। कौन, विकास बैंक। ठीक है, तो विकास बैंक के 5 एग्जांपल्स में हमने बताया था। जैसे पहला एग्जांपल उसका क्या दिया था हमने, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जिसकी स्थापना नाबार्ड अधिनियम, नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 में होती है। किसकी स्थापना, नाबार्ड की। वहीं दूसरा हमने क्या बताया था, SIDBI, SIDBI,
स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसकी स्थापना सिडबी एक्ट 1990 के तहत 1990 में होती है। जो हमारा सिडबी है वो पहले आईडीबीआई का एक सहायक संस्था था, जो बाद में पूर्ण या स्वायत्त संस्था के रूप में क्या हुआ, स्थापित हुआ। कौन? सिडबी। तीसरा है हमारा एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, निर्यात आयात बैंक, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है एक्सिम एक्ट 1981 के तहत जनवरी 1982 में इसकी स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। याद रखना, नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, जबकि एक्सिम की जनवरी 1982 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय हमारा मुंबई में है। चौथा जो हमने बताया वो हमारा क्या है? एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक की जो स्थापना है एनएचबी एक्ट 1987 के तहत 1988 में होती है। किसकी स्थापना? एनएचबी की। अब हम डिटेल से जानते हैं डीएफआई के बारे में। अच्छा हाँ, एनएचबी का जो मुख्यालय है, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग का जो मुख्यालय वो कहाँ है? नई दिल्ली में। डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, विकास वित्त संस्थान, इसकी स्थापना वर्ष 2022 में होती है। जो एक्ट एनबीएफआईडी बिल 2021 के तहत क्या होता है? पारित होता है। एनबीएफआईडी मतलब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिनके अध्यक्ष राज किरण राय हैं, ठीक है। तो राज किरण राय वर्ष 2022 में चुने गए हैं, जो 2027 तक के लिए है। डीएफआई की जो स्थापना है वो जब स्थापना हुई थी तो 20,000 करोड़ के साथ हुई थी, ठीक है। लेकिन इसको बढ़ा के हमें कितना करना है? 1 लाख करोड़ पूंजी करनी है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1 लाख करोड़ पूंजी के साथ मानी जाती है। लेकिन जब सरकार ने शुरू किया था तो उस वक्त कम था, धन अभाव था, यही कारण है कि इसकी स्थापना 20,000 करोड़ से शुरू की गई है, ठीक है। अच्छा, इसका स्वामित्व क्या है? इसका जो स्वामित्व है, इसका 100% स्वामित्व किसके पास है? सरकार के पास है। लेकिन इसे घटाकर आने वाले समय में 26% करना है, यानी 26% स्वामित्व गवर्नमेंट के पास होगा, बाकी का 74% स्वामित्व किसके पास होगा? निजी क्षेत्रों के पास। तो डीआईएफ का कार्य क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, विकास वित्त संस्थान का कार्य क्या है? यह पुनर्वित्त संस्था होती है जो वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। किन्हें? जो आधारभूत संरचना होती है, दीर्घकालिक उधार उपलब्ध कराने का कार्य करती है, आधारभूत संरचना इत्यादि के क्षेत्रों में, ठीक है। जो क्या करता है? जो बाजार में यानी वित्तीय बाजार में 3 लाख करोड़ का क्या करती है? बॉन्ड जारी करती है, और इस प्रकार में क्या करती है? पूंजी जुटाती है। यानी जो वित्तीय बाजार में 3 लाख करोड़ का बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटाती है, और क्या करती है? पुनर्वित्त संस्था का कार्य करती है, यानी उनको उधार देती है जो आधारभूत संरचना इत्यादि में क्या करते हैं? दीर्घकाल में क्या करते हैं? निवेश करते हैं। दीर्घकालिक उधार देने का क्या करती है? कार्य करता है। कौन? डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ये क्या होते हैं? यह क्या है? एक जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी जो कंपनीज होती हैं वो वस्तुतः बैंकिंग का कार्य करती है, लेकिन इनको बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त नहीं होता। यानी ये बैंक नहीं होते, लेकिन काम बैंकों जैसे ही करते हैं। कौन? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और इनको आरबीआई द्वारा क्या प्राप्त होते हैं? राइट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनको जो अधिकार है, जिनकी जो घोषणा होती है वो आरबीआई करता है, ठीक है। जो उधार देने का कार्य करते हैं, जो शेयर, बॉन्ड एंड डिबेंचर इत्यादि में क्या करते हैं? निवेश करने का भी कार्य करते हैं। कौन? एनबीएफसी। तो एनबीएफसी को स्थापित करने के लिए कुछ शर्त होती होगी कि भाई एनबीएफसी कैसे स्थापित होगा, कैसे बनता होगा एनबीएफसी। एनबीएफसी को स्थापित करने के लिए प्रमुख कुछ शर्तें होती हैं, जैसे वह भारत की कंपनी हो, यानी उसका मुख्यालय कहाँ हो? भारत में हो। दूसरा, वो कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 2013 में क्या हो? पंजीकृत हो। तीसरा, उसका जो नॉक है, एनओसी, नेट ओन्ड कैपिटल है, वो कम से कम 2 करोड़ या 200 लाख का हो। तो ये एनबीएफसी कंपनी को स्थापित करने की क्या है? कुछ प्रमुख शर्तें हैं। तो इस प्रकार जो एनबीएफसी है उसका नियामक कौन है? आरबीआई है, जो अधिकांशतः क्या करता है? जमा स्वीकार करने का कार्य करता है, ठीक है। तो एनबीएफसी के नियामक अन्य संस्थान भी होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी यानी सेबी, बीमा कंपनी आईआरडीए, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है, पेंशन फंड कंपनी, निवेश कंपनी सेबी इत्यादि, ठीक है। ये जमा स्वीकार करने के आधार पर एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एनबीएफसी डिपॉजिट, जो जमा स्वीकार करने का कार्य करता है। जमा में भी कौन सा? सावधि जमा। जमा में कौन सा? सावधि जमा। जैसे आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे डीएफएल हो गया तथा सहारा, ये सब क्या है? हमारे एनबीएफसी डी है, जो क्या है? जमा स्वीकार करने के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा। तो पहला भाग ये हो गया। दूसरा हमने बांटा कि एनबीएफसी एनडी, नॉन डिपॉजिट, ये क्या करते हैं? जो केवल उधार देने का कार्य करते हैं। जो क्या करते हैं? केवल उधार देने का कार्य करते हैं, यानी वो जमा स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस हमारा किसका एग्जाम्पल है? एनबीएफसी एनडी का। तो एनबीएफसी को प्रतिछाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैडो बैंकिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह बैंक की तरह तो कार्य करता है, लेकिन फिर भी इसे बैंकों की जैसे लाइसेंस प्राप्त नहीं है।
तो एनबीएफसी और बैंक में फिर कुछ अंतर होगा, क्योंकि हमने देखा कि एनबीएफसी भी उधार देता है और जमा तो ये भी स्वीकार कर रहा है। एनबीएफसी जो डी है वो सावधि जमा तो स्वीकार कर रहा है, तो फिर ये बैंकों से अलग क्यों है, जो काम तो बैंकों के जैसे करते हैं। कुछ अंतर होगा इनमें, तो इनके कुछ अंतर है। जैसे जो एनबीएफसी होते हैं वो हमारे केवल, हमने देखा एनबीएफसी जो डी है वो केवल कौन सा जमा स्वीकार कर रहा है, सावधि, जबकि बैंक हमारा सावधि और मांग, ठीक है, वो दोनों जमाएं स्वीकार करता है। कौन, बैंक, जबकि एनबीएफसी ऐसा नहीं करता। दूसरा, हमारे जो बैंक होते हैं वो चेकबुक या ड्राफ्ट जारी करते हैं, जबकि एनबीएफसी ऐसा नहीं करते। तीसरा, अगर हम देखें तो बैंकों की जो सभी जमाएं होती हैं, यानी बैंकों की सभी जमा डीआईसीजीसी द्वारा विनियमित होती हैं, जबकि एनबीएफसी की डीआईसीजीसी द्वारा विनियमित नहीं होती है। एनबीएफसी की जो जमा है वो डीआईसीजीसी द्वारा विनियमित नहीं होता। चौथा, अगर हम देखें जो हमारी बैंक है वो केवल सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही क्या कर सकती है, निवेश कर सकती है, जबकि जो एनबीएफसी है वो निजी और सरकारी दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों में क्या कर सकते हैं, निवेश या इन्वेस्ट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बैंक हमने पढ़ा था बैंकिंग में कि जो बैंक है वो हमारे क्या है, शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते, जबकि जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, वो हमारी शेयर बाजार में भी क्या कर सकती है, निवेश कर सकती है। जो एनबीएफसी है उसकी जो एफडीआई वो अधिकतम कितनी है, 100% है, जबकि बैंकों की जो एफडीआई है वो कितनी है, 74% है। यानी एनबीएफसी में जो एफडीआई की जो अधिकतम सीमा है वो 100% है, जबकि बैंकों की जो एफडीएफसी सीमा होती है वो कितनी होती है, 74% है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।